Welcome to Karman Coeducation, strive to excellence. बच्चों, अब हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन अ ग्लास स्लैब। ठीक है, जब एक लाइट ग्लास स्लैब में पास करती है तो क्या होता है। तो ये टॉपिक पढ़ने से पहले हम 2 पॉइंट्स लिख लेते हैं जिसके बेसिस पर रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, 2 पॉइंट्स क्या क्या हैं, आइए वो देखते हैं। सबसे पहले when the light goes from optically rarer medium to optically denser medium, it bends towards the normal। it bends towards the normal। क्या होता है, लाइट जब ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाती है तब लाइट क्या होती है, नॉर्मल की तरफ बैंड करती है। और सेकंड पॉइंट हमारा क्या आता है, इसी का अपोजिट, when light goes from optically denser medium to optically rarer medium, it bends अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या होता है, लाइट नॉर्मल से दूर बैंड होती है। लाइट नॉर्मल से दूर बैंड होती है। अब हम करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप बच्चों ये दोनों पॉइंट्स नोट करो जल्दी से। ठीक है, फिर हम ये दोनों पॉइंट्स को माइंड में याद रखेंगे और इसके बेसिस पर ही हम रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से इनको नोट कर लीजिए आप। बच्चों अब ध्यान से देखना मेरी बात और ध्यान से सुनना। ठीक है, देखना भी और सुनना भी ध्यान से। ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब क्या होता है बच्चों, एक रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड शेप का होता है बेसिकली। ठीक है, क्या होता है, क्यूबॉइड होता है एक। ठीक है, तो उसका हमने ये फेस ले लिया जो रेक्टेंगल शेप का होता है। और ये है क्या, ग्लास। इसके ऊपर कौन सा मीडियम है, एयर। इसके नीचे कौन सा मीडियम है, एयर। अब हम लाइट को पास करते हैं। ठीक है, चलो जी, बहुत ध्यान से देख लेना, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, इसको हम एयर को इधर लिखते हैं थोड़ा। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इधर कैसा क्यों लिखा है। बात तो वही है ना। ठीक है, लाइट रेज आ रही है यहाँ से, इस तरीके से लाइट रे आई है हमारी एक। ठीक है, इस रे को हम क्या बोलेंगे, हमने पढ़ा था नाम, इस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इस रे को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। अब ये एयर से ग्लास में जा रही है। एयर से ग्लास में जाने के बाद क्या होगा, लाइट बैंड होगी। कैसे बैंड होगी, हमने अभी 2 पॉइंट्स पढ़े कि जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बैंड होगी। और जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर की तरफ बैंड होती है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स पढ़े थे ना हमने। तो यहाँ एयर से ग्लास में जा रही है, एयर रेयर मीडियम है, ग्लास ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। तो सबसे पहले तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमें नॉर्मल ही नहीं पता क्या है। चलो जी, नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गई नॉर्मल ड्रॉ भैया, लीजिए। अब क्या होगा, अब लाइट को करना क्या था, लाइट को जाना तो ऐसे था, लाइट को जाना तो ऐसे था, स्ट्रेट वन सीधी। लेकिन ऐसे नहीं गई है, ये क्या हुई, बैंड हो गई नॉर्मल की तरफ, थोड़ा सा ऐसे चली गई। अभी भी हमें ये नहीं पता कितना बैंड हुई कितना नहीं हुई, पढ़ेंगे हमें आगे अभी हम। ठीक है, जब हम रिफ्रैक्शन के लॉज पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ेंगे कि कितना बैंड होती है ये बेसिकली। बट फिलहाल नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई, नॉर्मल की तरफ दिख रही है हमें। ये भैया ऐसे जाती है सीधी, इस तरीके से ऐसे जाने दी ना ये, लेकिन नॉर्मल ये है तो इसकी तरफ मुड़ गई। बस यही समझना है फिलहाल के लिए कि नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई। और इस रे को हम क्या बोलते हैं, इस रे को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे।
ठीक है, ये वाली रे हो गई हमारी रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी, नाम दे दो चाहे से, अगर कोई वो हो तो। ए बी तो हमारी इंसिडेंट रे हो गई, और ये बी सी, तो बी सी हमारी रिफ्रैक्टेड रे हो गई। ये आपको समझ में आ जाएगी चीज़, कोई दिक्कत नहीं है बहुत ज़्यादा। अब यहाँ से लाइट फिर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो बैंड होगी, और बैंड भी कहाँ होती है, केवल सरफेस पे। मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि रिफ्रैक्शन ऑलवेज टेक्स एट द बाउंड्री बिटवीन टू मीडियाज। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। भैया नॉर्मल ड्रॉ कर दो यहाँ पर भी एक, ये हो गया हमारा नॉर्मल ड्रॉ। अब क्या होगा, बैंड जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है, बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी। अब ये जानी कैसे चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसे नहीं जाएगी, लेकिन ये कैसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी कुछ। और ये ड्रॉ करने के साथ साथ पहली बात तो ये, इस रे का नाम क्या कहते हैं, इस रे को बोलेंगे हम इमर्जेंट रे। इस रे को क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे, नाम दे दो CD। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जिसको प्रूफ हम अभी लेटर ऑन करेंगे, AB इज़ ऑलवेज पैरेलल टू CD। AB इज़ ऑलवेज पैरेलल टू CD। तो जैसे भी आप बनाओ इसको, जब स्केल से बनाओगे तो थोड़ा इस तरीके से बनाना कि ये पैरेलल लगे हमें। ठीक है, ये पैरेलल लगे। अभी के लिए मान के चलना कुछ तो लग रही है पैरेलल। ठीक है, सो मान के चलते हैं कि ये CD जो है, यस, ये हमेशा पैरेलल होगी। ये हमारी इमर्जेंट रे होती है। और ये जो हमने ड्रॉ करी है, ये है हमारी नॉर्मल रे। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द नॉर्मल। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी बात समझ में आ गई। चलो जी, अब ये तो हमने पढ़ लिया कि जब लाइट रे इस मीडियम से इस मीडियम में गई तो ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई, और जब डेंसर से रेयर में गई तो नॉर्मल से दूर बैंड हो गई। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, लाइट को बैंड क्यों होना पड़ा। ठीक है, अभी तक हमने यही पढ़ा है ना कि लाइट बैंड हुई क्यों, क्योंकि उनकी स्पीड चेंज हो गई। सो नाउ स्टूडेंट्स, हमें एक चीज़ तो पता है कि जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो, और जब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो बैंड होगी। ठीक है, और बैंड कैसी होगी, रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बट अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि ये बैंडिंग क्यों होती है। ठीक है, लाइट को कैसे पता कि मुझे बैंड होना है, हाउ मच बैंडिंग, कितना बैंड होती है, तो वो तो हम पढ़ेंगे ही अभी आगे। बट पहले ये पढ़ते हैं कि बैंडिंग हुई क्यों। सो बच्चों, सिंपल सी बात है, एक चीज़ हम समझेंगे कि हमें क्या पता है अभी तक, लाइट wants to take the quickest path। ये तो हमें पता है कि लाइट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में क्विकेस्ट पाथ चाहिए, वो क्विकेस्ट पाथ लेगी, यूज़ करेगी। ठीक है, ट्रैवल करेगी क्विकेस्ट पाथ पे। अब क्विकेस्ट पाथ पे ट्रैवल करने के लिए वो क्या सोचती है, वो ये सोचती है कि वो उतना ज़्यादा ट्रैवल करे उस मीडियम में जहाँ पर उसकी स्पीड ज़्यादा है, और उस मीडियम में कम ट्रैवल करे जहाँ पर उसकी स्पीड कम है। ठीक है, सो इट वांट्स टू ट्रैवल एज मच एज पॉसिबल वेयर इट इज़ फास्टर। ठीक है, सो लाइट क्या चाहती है कि वो उस मीडियम में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करे जहाँ पर वो फास्ट है, और उस मीडियम में उसको कम ट्रैवल करना पड़े जहाँ पर वो स्लो है। ठीक है, केवल इसी बेसिस पर जो लाइट होती है वो बैंड हो जाती है। अब हम समझते हैं बच्चों एक एग्जांपल से, 1 2 3 एग्जांपल तो हम बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाए बस हमें कंसेप्ट कि एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक सिंपल सा एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि 2 बॉयज़ हैं। ठीक है, कुछ भी नाम दे दो इन्हें, राम और ये श्याम। ठीक, राम और श्याम 2 लड़के थे जो यहाँ पर है A और B पोजीशंस पे, और इन्हें यहाँ तक पहुँचना है। दोनों को कहाँ तक जाना है, C पॉइंट तक जाना है। ये मान के चलो C पॉइंट है हमारा।
अब इनको यहाँ तक ट्रैवल करना है, और कैसे ट्रैवल करना है, क्विकेस्ट टाइम में, ऑब्वियस है, ठीक है, क्योंकि जो जल्दी ट्रैवल करेगा वही जीतेगा रेस, सीधी सी बात है। बट देयर इज अ ट्विस्ट, देयर इज अ ट्विस्ट। व्हाट इज द ट्विस्ट? दिस इज द ट्विस्ट कि यहाँ पर वाटर है, इतना डिस्टेंस उन्हें लैंड पे ट्रैवल करना है, देन उन्हें स्विम करके जाना है, तब वो सी तक पहुँचेंगे, ठीक है। पहले उन्हें क्या करना है, लैंड पे ट्रैवल करना है, लैंड पे रन करना है वी कैन से, और उसके बाद उन्हें वाटर में स्विम करके तब उन्हें सी तक पहुँचना है, ठीक है। चलो जी, अब ए ने क्या सोचा, जो ये राम था इसने क्या सोचा कि मैं तो बहुत डेयरिंग हूँ, ये बंदा ऐसे पहुँच गया डायरेक्ट, ठीक है। ये बंदे ने क्या किया, डायरेक्ट पहुँच गया सी तक स्ट्रेट, क्योंकि इसने क्या सोचा कि मैं शॉर्टेस्ट पाथ यूज़ करता हूँ, और यस, ए से सी तक पहुँचने का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, स्ट्रेट लाइन। बट क्या ये शॉर्टेस्ट पाथ क्विकेस्ट पाथ है? क्या ये शॉर्टेस्ट पाथ क्विकेस्ट पाथ था इसके लिए या नहीं? तो हमारा आंसर क्या होगा, शायद नहीं। क्यों नहीं, क्यों कहा मैंने बच्चों? क्योंकि इसको लैंड पे केवल इसने इतना टाइम ट्रैवल किया, लेकिन वाटर में इसने इतना टाइम स्विम किया। और यूजुअली अगर हम मान के चलें तो हमारी स्पीड जो है लैंड पर मे बी मैं फास्ट रन कर सकूं और स्विम मैं स्लो करूं, ठीक है, यूजुअली। बट मान के चलो, अगेन एक कंडीशन लिया मैंने, जैसे हमें यहाँ पता है कि एयर में लाइट फास्ट ट्रैवल करती है बट ग्लास में कम ट्रैवल करती है, तो हम वही केसेस मान लें ना कि रेयर से डेंसर में जा रही है, डेंसर से रेयर में। तो यहाँ भी हम यही मान के चलते हैं कि एक जगह हमारी स्पीड ज़्यादा है तो एक जगह कम है। तो लैंड पे स्पीड फास्ट है बट स्विम करने में मेरी स्पीड स्लो है, तो हम सबके लिए, दोनों के लिए वही केस मानेंगे। तो इसने लैंड पे इतना ट्रैवल किया लेकिन स्विम इतनी करी। बी ने क्या सोचा, बी ने सोचा कि मैं लैंड पे भले ही थोड़ा ज़्यादा ट्रैवल कर लूँ लेकिन उसके बाद मुझे स्विम कम करना पड़े, तो इसने लैंड पे तो इतना टाइम ट्रैवल किया लेकिन स्विम केवल इतना किया बच्चे, केवल इतने लेस टाइम तक उसने स्विमिंग किया, जिससे कि क्या होगा, अब ध्यान से देख लो आप दोनों के पाथ। ये तो स्ट्रेट लाइन में गया बट क्या क्विकेस्ट पाथ हुआ? शायद नहीं, शायद ये जल्दी पहुंच गया हो, क्योंकि इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक भले ही लैंड पे ज़्यादा ट्रैवल किया है बट लैंड पे तो फास्ट था ना, पानी में तो इसे कम ट्रैवल करना पड़ा। इसको देखो पानी में कितना ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा, तो इसको तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा होगा ना इस पार्ट को ट्रैवल करने में, और इसको उतना टाइम नहीं लगा होगा। तो यही एनालॉजीज हम मान के चलते हैं कुछ लाइट के केस में भी। लाइट भी वही करती है कि वो ट्रैवल करना चाहती है, वो उतना टाइम स्पेंड करना चाहती है उस मीडियम में जहाँ पर वो फास्ट है, और उस मीडियम में वो कम ट्रैवल करना चाहेगी या कम टाइम स्पेंड करना चाहेगी जिस मीडियम में वो स्लो है, ठीक है। जो काम इन दोनों में से राम ने और श्याम ने किया बट राम ने नहीं किया। राम ने शॉर्टेस्ट पाथ लिया बट श्याम टेक्स क्विकेस्ट पाथ। एंड हमने ये बात पढ़ी थी कि जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है ज़रूरी नहीं कि वो क्विकेस्ट पाथ हो हर जगह, ठीक है। ये तो हम बच्चों सिंपल समझ सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है। लेट्स सपोज मान के चलो कि ये एक रोड है, कोई ए से बी तक जाना था आपको, ठीक है, बट ए से बी तक जाने में यहाँ पे आपको ये मान के चलो कि 3 रेड लाइट्स मिल जाती हैं, ठीक है। इस रास्ते में 3 रेड लाइट्स हैं, तो क्या आप इस रास्ते से जाना प्रेफर करोगे जहाँ पे 3 रेड लाइट मिल जाएगी आपको? और इससे अलावा एक और रास्ता यहाँ से निकलता है जो आपको डायरेक्ट पहुँचा दे, जो आपको डायरेक्ट यहाँ तक पहुँचा देगा। तो आप यहाँ से क्यों जाओगे? सीधी सी बात है, यहाँ पे जाओगे तो ट्रैफिक में भी तो आपको रुकने का टाइम लगेगा ना, ट्रैफिक में आपको रुकना पड़ेगा तो टाइम वेस्ट होगा ना आपका। आप यहाँ से दूसरे रास्ते से सीधा डायरेक्ट निकल जाओ जिसमें कोई भी रेड लाइट आपको नहीं मिलती, तो आप वो रास्ता प्रेफर करोगे। तो जो क्विकेस्ट पाथ होता है ज़रूरी नहीं है कि वो शॉर्टेस्ट हो, और जो शॉर्टेस्ट पाथ है ज़रूरी नहीं कि वो क्विकेस्ट हो, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों। ये सेम एनालॉजी हम वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं जब हमने लाइट की स्पीड पढ़ी थी कि लाइट की स्पीड किस मीडियम में ज़्यादा होती है और किस मीडियम में कम होती है। वहाँ पर भी आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो ये चीज़ें। चलो, तो हमें इतनी बात समझ में आई बच्चों
कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है और इसको हम कैसे समझ सकते हैं, बिकॉज लाइट वांट्स टू स्पेंड एज मच टाइम एज पॉसिबल टू ट्रैवल वेयर इट इज फास्टर। ये चीज़ आप याद रखोगे, सो हमें कोई दिक्कत नहीं होने। सो नाउ स्टूडेंट्स, द लास्ट केस हमारा बेंडिंग के केस तो हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब एक केस होता है केस ऑफ नो बेंडिंग, केस ऑफ नो बेंडिंग। यस, बताया था मैंने केस ऑफ नो बेंडिंग भी आप लोगों को कि क्या होता है, जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि अगर लाइट रेज, लेट्स सपोज ही ग्लास स्लैब बनाया और लाइट रेज परपेंडिकुलरली आ रही है, अगर परपेंडिकुलर आ रही है किसी जगह से और परपेंडिकुलर पड़ रही है इस सरफेस पर, तो क्या होगा, लाइट रेज ऐसे ही वापस चली जाएगी, लाइट रेज डायरेक्ट स्ट्रेट वापस चली जाएगी और ये स्ट्रेट ही ट्रैवल करेगी हमेशा, ठीक है, ये स्ट्रेट ही ट्रैवल करती है। अगेन रीजन हमारा वही है, लाइट टेक्स wants to spend as much time as possible in the medium where it is faster, as low time where it is slower, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, तो स्ट्रेट लाइन में हमारा डिस्टेंस जो होगा वो सेम ही होगा, ठीक है, डिस्टेंस हमारा सेम ही होगा। अब ये डिस्टेंस, ये बेंडिंग डिस्टेंस या स्ट्रेट डिस्टेंस आपको समझ में आता है? वैसे अगर नहीं आता तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ आपको, एक सिंपल सी बात बता देता हूँ जिससे कि आप ये चीज़ समझ पाओगे। बट उससे पहले ये याद रखना कि एक लाइन में यहाँ पे लिख देता हूँ, नो बेंडिंग वाली केस। 2 पॉइंट्स हमने पढ़े थे, रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर का, दिस इज द थर्ड केस, ठीक है। अब यहाँ पर यही हमारी इंसिडेंट रे है, यही हमारी नॉर्मल रे है, ये वाली हमारी रिफ्रैक्टेड रे है क्योंकि मीडियम के अंदर पास हुई, और ये इमर्जेंट रे है, ठीक। तो यहाँ पर एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल कोइंसाइड होती है, ठीक है, और ये रिफ्रैक्टेड रे सब परपेंडिकुलर जाती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन अ लाइट रे फॉल्स नॉर्मली टू अ सरफेस, टू द लिख देते हैं, टू द सरफेस ऑफ एनी मीडियम, व्हेन अ लाइट रे, ए नहीं आएगा ना, लाइट रेज की बात कर रहे हैं, या ए लाइट रे फॉल्स, ठीक है, अ लाइट रे फॉल्स नॉर्मली टू द सरफेस ऑफ एनी मीडियम, इट डज नॉट बेंड और इट गोज स्ट्रेट, और जैसे मर्जी लिख सकते हो, ठीक, इट डज नॉट बेंड। अब बच्चों मेरी एक छोटी सी बात बस समझ लेना, जिससे आपको ये जो डिस्टेंस है कि ये ऐसे बेंड क्यों हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल स्ट्रेट क्यों गई, तो ये डिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। ये मैं मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ। मैथ्स में हमने क्लास 9th में बच्चों एक चैप्टर पढ़ा था, ट्राइंगल्स चैप्टर, ठीक है, ट्राइंगल्स चैप्टर पढ़ा था हमने। तो बच्चों उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारी एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन पर मैं कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर दूं, 1 2 3 4, ठीक है, ये मैंने 4 लाइंस ड्रॉ कर दी यहाँ पे, जो डिफरेंट एंगल्स बना रही हो कि पता नहीं, ये मेरी परपेंडिकुलर लेंथ है, मुझे इतना पता है बस कि ये जो मेरी लेंथ है ABCDE, AC इज द परपेंडिकुलर लेंथ। तो मेरी इन सब लेंथ में सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सी है, सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सी है, बता सकते हैं हम? आई थिंक AC इज द शॉर्टेस्ट वन। हम डायरेक्ट बता सकते हैं भाई ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ABC, तो AB तो हाइपोटेन्यूज हो गया, सबसे बड़ी साइड हो गई, ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया ना, एज कम्पेयर टू दिस ट्राइंगल। अगर हम ACD को कंपेयर करें तो AD हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है, AD हाइपोटेन्यूज हो गया, ये शॉर्टेस्ट हो गई हमारी अकॉर्डिंग टू दीज लाइंस। अभी हम इस लाइन की बात नहीं कर रहे, इस लाइन पे तो मैंने ड्रॉ करी है सारी लाइंस, और अगर मैं AE की बात करूं, AE और AC में, तो अगेन AC इज बिगर देन AC, AE इज बिगर देन AC। तो इन ऑल केसेस हमें क्या मिलता है कि AC इज द
शॉर्टेस्ट किस किस के, अमंग AB, AD और EE। नीचे वाली लाइन की बात नहीं कर रहे हम, केवल इस लाइन के ऊपर जो मैंने ड्रॉ करी है लाइंस। तो अब ध्यान से देख लो, ये परपेंडिकुलर थी, ये नॉर्मल ही आ रही है, इसीलिए ये सीधी चली गई। अब ये कैसे बैंड हुई, उसमें क्या मैथ्स है, उसमें क्या लॉजिक है हमारा बच्चों, वो देखो। ये मेरी लाइन है, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद अब क्या होगा, ध्यान से देखना। ये तो मेरी शॉर्टेस्ट लेंथ है, मुझे समझ में आती है, जो इस लेंथ के साइड से जाती है। तो मेरी धीरे 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 क्या होता है, लेंथ इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे ये इधर जाएंगे वैसे वैसे इनकी लेंथ इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस एंगल के बेसिस पर अब ये एंगल, उसके बाद ये एंगल, उसके बाद ये एंगल, ऐसे ही अगर हम इधर से भी लाइट रेज भेजते हैं तो ये एंगल, फिर ये एंगल, फिर ये एंगल। तो इस हिसाब से हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं कि डिस्टेंस किस में ज़्यादा है और किस में कम है। तो अब ध्यान से देखना बच्चों, ये लाइट रे सीधी जा रही है, अगर ये ऐसे जाती तो इसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता, ये ऐसे मुड़ गई क्योंकि एंगल कम कर दिया इसने, अब अपना एंगल कम कर दिया। जो स्ट्रेट होता है इसका एंगल, उससे कम हो गया ना अब एंगल इसका। बस ये एंगल अगर थोड़ा समझ में आ गया तो बात हमारी समझ में आ जाएगी। वैसे ही थोड़ा डीप है, इतना अगर हम ना भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है इस टॉपिक पे, बट फिर भी अब हम पहुँचे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। ये ऐसे थी, ये ऐसे जाती, लेकिन ऐसे ना जाके ये बैंड हो गई, इस तरीके से बैंड हो गई, ये बैंड हो गई ना। तो ये देख लो, एंगल कम हो गया इसके बीच का, इस एंगल पे जानी थी बट इतनी एंगल पे गई, तो इसलिए लेंथ कम है। यहाँ पर इसको ऐसे जाना था लेकिन ये उधर चली गई, एंगल इंक्रीज कर दिया खुद ही, ताकि मेरे को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े। तो यही लॉजिक है बच्चों इसका, कि इसको क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना था एयर में, डिस्टेंस कम ट्रैवल करना था गिलास में, इसीलिए ये बैंड होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई इतनी आपका? तो अगर हमें इतनी बात समझ में आ गई तो अब हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो लाइट है ये कितनी बैंड होती है। ठीक है, तो वो देखते हैं हम। बेसिकली लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन के लॉज। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन के लॉज क्या हैं? जैसे हमने रिफ्लेक्शन में पढ़े थे लॉज, सेम हमारे रिफ्रैक्शन के भी लॉज होते हैं। पहला तो रिफ्रैक्शन कैसे होता है एक बार देख लेते हैं, बना लेते हैं ज़रा वही सेम चीज़। ये हमारा ग्लास है, ऐसे जा रही है लाइट, ये हमारा नॉर्मल था, बैंड हो गई कुछ इस तरीके से, और फिर ये हमारा नॉर्मल है और फिर ये ऐसे चली गई। ठीक, चलो जी। सो बच्चों ध्यान से देखना, लॉज क्या है हमारे। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे and the refracted ray all lie in the same plane। तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। देख लीजिए, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे पड़ रही है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं ना। प्लेन तो डिफरेंट नहीं है ना इनके लिए। ठीक है, चलो जी। सेकंड पॉइंट ये सेम है जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट था रिफ्लेक्शन का, उसी से हम एज्यूम उसको समझ सकते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरे लॉ को क्या बोलते हैं फिर मैं आपको वो भी बताऊंगा, बट पहले ध्यान से समझना। तो बच्चों यहाँ पर मैंने अभी आपको एंगल्स की बात नहीं बताई थी, वो और पढ़ लेते हैं हम। ये हमारी रेज तो हमने पढ़ ली थी, नॉर्मल थी, ये हमारी इंसिडेंट रे थी, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे थी, और ये हमारी इमर्जेंट रे थी। ठीक है, तो ये वाला एंगल हमारा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको आई से डिनोट करते हैं। ये जो एंगल है ये बेसिकली होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर से डिनोट करते हैं। और ये वाला जो एंगल है सेम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही है, वैसे तो रिफ्रैक्टेड है और नॉर्मली बना रही है। द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे नॉर्मल
known as angle of incidence, the angle made by normal with refracted ray made known as angle of refraction। तो सेम रिफ्रैक्शन ही होगा, R1 बोल दो इसे चाहे। ये the angle made by normal and emergent ray is angle of emergence। ठीक है, अभी हमें एक बात और पढ़नी थी जो हमने पीछे छोड़ दी थी कि इंसिडेंट रे इमरजेंट रे के पैरेलल होती है। इस टॉपिक के ख़त्म होते होते और एट द लास्ट, इस टॉपिक के लास्ट तक हम वो बात पे के कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे, सो डोंट वरी। ठीक है, अब हम उस टॉपिक पे पहुंचने वाले हैं, तो ध्यान से देखना पहले मेरी बात, जो मैं सेकंड लॉ लिखने वाला हूँ। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for a given पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है, इज कांस्टेंट फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसकी रेशियो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से हमेशा कांस्टेंट होती है। दैट मीन्स इसी मीडियम में अगर हम बात करें तो साइन आई अपॉन साइन आर, साइन को हम SIN लिखते हैं शॉर्ट में, इज़ ऑलवेज अ कांस्टेंट। ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, लेकिन हमेशा का मतलब एक गिवन पेयर के लिए, मतलब अगर मैं एयर से ग्लास में जा रहा हूँ तो वो एयर से ग्लास में मुझे एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। जब मैं वाटर से ग्लास में जाऊँगा तो मुझे एक अलग वैल्यू मिलेगी, बट वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब कांस्टेंट है तो इसका कुछ नाम भी होगा। यस, कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और इस लॉ को हम क्या बोलते हैं? इस लॉ को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं इस लॉ को? स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो वो स्नेल्स लॉ पर ही आता है कि व्हाट इज स्नेल्स लॉ। आपको ये नहीं बोलेगा व्हाट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिख दो, स्नेल्स लॉ में ही आएगा। तो स्नेल्स लॉ में हमें यही वाला लॉ लिख के आना है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। साइन आई अपॉन साइन, ये तो मैंने नाम लिखा है ना केवल स्नेल्स लॉ का। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट known as refractive index denoted by n, इसका सिंबल होता है। ठीक है, इसके बारे में भी अभी हम पढ़ रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बट उससे पहले साइन आई अपॉन साइन आर, ये साइन क्या था? साइन हमने पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली बच्चों आपने। अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली दैट्स वेरी गुड। अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तो या तो आप ट्रिग्नोमेट्री पर पढ़ लो, मेरी प्लेलिस्ट पे जाओ, मैंने ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर क्लास 10th का पूरा सेशन है, पूरा चैप्टर मैंने अपलोड किया हुआ है, आप उसे थोड़ा सा रीड कर लो। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि एक्चुअली साइन होता क्या है। ठीक, और हम साइन क्यों लेते हैं, और फिर उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं थोड़ी कि अब इसमें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या पढ़ेंगे? हाउ बेंडिंग हैपन्स, बेंडिंग कितनी होती है। अभी तक हमें ये नहीं पता बेंडिंग कितनी होगी। टूवर्ड्स अगर नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है तो भी कितनी होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल है तो भी कितनी है, कितनी बेंडिंग, हाउ मच बेंडिंग। तो हाउ मच के ऊपर बात करेंगे फिर हम अच्छे से। ठीक है, बिफोर दैट प्लीज नोट इट। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आगे। सबसे पहले तो हम साइन की बात कर रहे थे ना कि साइन क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें बच्चों तो ये तो हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ इस टाइप का होता है। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे पास तो मुझे किसी भी एंगल में अगर साइन की वैल्यू निकालनी है, लेट्स से ABC। ठीक है, अगर मुझे साइन C निकालना है या साइन B निकालना है साइन वैल्यू, तो वो किसके इक्वल होती है? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। साइन क्या होता है? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है,
सो अब आप इस एंगल का अपोजिट साइड देख लो। इस एंगल की अपोजिट साइड क्या है? इस एंगल की अपोजिट साइड ये होगी ना हमारी, और इस एंगल की अपोजिट साइड देख लो, आर के लिए क्या है? ये होगी हमारी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो बस हमें यही देखना था। ये इसीलिए हम साइन का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम इस अपोजिट साइड से मतलब होता है, जितनी ज़्यादा हमारी अपोजिट साइड होगी, साइन की वैल्यू होगी, उतना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज़्यादा बेंडिंग होगा। तो अब हम क्या बोल सकते हैं बच्चों कि एज छोड़ो, हाँ पहले हम दूसरी बात करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही। तो लेट्स सपोज हम इस मीडियम में जा रही थी लाइट, ठीक है। तो लेट्स सपोज करो कि साइन आई हमारा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 37 डिग्री, ठीक है। और सो एंगल आई लिख देते हैं खाली, और एंगल आर कितना है हमारा? 24 डिग्री। मैंने आई को मान लिया 37 डिग्री, रैंडम वैल्यूज़ है, आर को मान लिया 24 डिग्री, ठीक है। और ये क्या था? ये था मेरा एयर से गिलास का, बात वही कर रहे हैं एयर से गिलास की अभी हम, ठीक है, जो हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब था। इसमें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे? साइन आई अपॉन साइन आर मीन्स साइन 37 साइन 24 डिग्री, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर यस हमें नहीं पता कि इसकी वैल्यूज़ क्या होती है, तो अगर हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए दिया जाए और हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे दिए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा, तो ये वैल्यूज़ भी हमें वो क्वेश्चन में गिवन दे देगा, ठीक है। अगर ये वैल्यूज़ 0, 30, 45, 60, 90 नहीं है तो मुझे वैल्यूज़ मिलेगी ही मिलेगी, 110% मिलेगी, ठीक है। क्योंकि ये वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं ये हम लेटर क्लासेस में पढ़ते हैं कि ये वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास इन वैल्यूज़ का निकालने के लिए कोई मेथड नहीं है, हम केवल 0, 30, 45, 60, 90 की बात करते हैं, और वो भी हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी है। तो फिलहाल मैं लिख देता हूँ, ये होती है 0.6 और ये होती है 0.4। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, मीन्स 10, तो ये अप्रॉक्स आ गया 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा कितना आ गया? 1.5, ठीक है। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मेरा, ये होता क्या है बेसिकली? ये होता है बच्चों मेरा, तो अब तक तो हम यही सोचते थे, हम बहुत सालों तक तो यही सोचते थे कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रैंडम नंबर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रैंडम नंबर, बट नो इट इज़ नॉट अ रैंडम नंबर बच्चों, ये रैंडम नंबर नहीं है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली में क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो मीडियम 1 ये है, मीडियम 2 ये है, 1 मीडियम से दूसरे में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें निकालना है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी किसका होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो हम कैसे लिखते हैं? 2, 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, यहाँ पे लिख देता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। अब अगर हमें लाइट की वेलोसिटी पता है मीडियम 1 में, तो अगर हम एयर से ग्लास की बात कर रहे हैं तो हम कैसे लिख देंगे इसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर टू ग्लास। कैसे लिखते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर टू ग्लास, ठीक है बच्चों। रिफ्रैक्टिव, हाँ, तो हम कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, क्योंकि एयर से ग्लास में जा रही है, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल तो ग्लास का रही है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसको इधर लिखते हैं एयर। बात करते हैं, हमने क्या बोला? वेलोसिटी के इक्वल होता है। वेलोसिटी तो हमें पता है, एयर की भी ग्लास की भी हमने पढ़ ली थी, 3 × 10⁸, तो यहाँ पर भी हम वही बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो ये हम लिखा रहने देते हैं ताकि हमें याद रहे कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। और अभी हम इसकी बात कर रहे थे, मीडियम 2 क्या था हमारा? ग्लास, तो यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है।
यहाँ पर अब मैं क्या लिख रहा हूँ, ऊपर एयर और नीचे ग्लास। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी लाइट इन ग्लास। एयर में 3 × 10⁸, ग्लास में 2 × 10⁸। कैंसिल हुआ, 3/2। what we got? The same value. What we got? The same value. That means refractive index is the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, also equals to the velocity of light in air to the velocity ratio of velocity of light in air to the velocity of light in glass. That means ये हमें वेलोसिटी का लॉ किसने बताया था बच्चों? भी बेसिकली ये भी फॉर्मेट्स के प्रिंसिपल के बाद ही हमें समझ में आया था कि ऑल्दो तो हम यही मानते थे कि एक रैंडम नंबर है किसी भी दो मीडियम्स के बीच में, ये रैंडम नंबर है, बट फॉर्मेट्स प्रिंसिपल के बाद हमें पता चला कि ये जो साइन है, ये अपन साइन आ रहा है, ये कुछ नहीं है, ये बस उन दोनों मीडियम्स में वेलोसिटी ऑफ लाइट की रेशियो है कि लाइट की स्पीड जो है उन दोनों मीडियम्स में कितनी है, उन्हीं का रेशियो है। चेक कर लीजिए, दोनों में सेम आया है। और इसको लिखने का कन्वेंशन क्या है, इस तरीके से हम लिखते हैं। इसके ऊपर तो अभी हम बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट फिलहाल अगर एयर से ग्लास में जा रही है लाइट तो लिखेंगे एयर टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक। और अगर हम मीडियम 1 और 2 है तो इस तरीके से लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, अगर मीडियम 1 से 2 में जा रही है तो ध्यान रखना, ठीक। चलो जी, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हमने पढ़ लिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन टू मीडियम, सिंपल, ठीक है। तो चलो अभी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप्स भी पढ़ते हैं और इसकी एक बार डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। बिफोर दैट आप इसको जल्दी से नोट कीजिए बच्चों। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं, हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन और इसके टाइप्स पढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपल लिखते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया। बेसिकली ये क्या है, ये कुछ नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियाज का रेशियो है, ठीक है। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। एंड इट डज नॉट हैव एनी यूनिट तो होगी नहीं क्योंकि स्पीड अपन स्पीड कैंसिल हो गई, तो सिंपल एक वैल्यू आती है हमारी, ठीक। चलो जी, ये बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे से आ गई। अब ये दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? क्या होता है ये बच्चा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वैक्यूम टू एनी मीडियम, the value of refractive index is known as absolute refractive index। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बच्चों क्या होता है, जब भी लाइट वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है, जब भी लाइट वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में जाएगी, तब उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को, ये मैंने वैल्यू ऑफ एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है, क्यों क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब इसको कैसे हम लिखते हैं, तो स्पीड तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट बच्चों, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय
स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, उस मीडियम में, जिस मीडियम में जा रही है वैक्यूम से, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। यहाँ पर हमें लिखना तो चाहिए वैक्यूम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, बात तो यही है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम बच्चों। लेकिन क्योंकि ये मीडियम हमारा वैक्यूम है और इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसे नाम क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट का मतलब ही है कि यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भैया उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्योंकि हम तो वैक्यूम से कंपेयर कर रहे हैं, उसकी स्पीड को किससे निकाल रहे हैं, वैक्यूम से निकाल रहे हैं। तो ये एब्सोल्यूट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम व्हाटएवर। अगर हम एयर से वैक्यूम से गिलास में जा रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, अगर हम वैक्यूम से वाटर में जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, अगर हम वैक्यूम से गिलास में जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास, खत्म, एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, ठीक। एब्सोल्यूट वैल्यू मुझे देगा जब हम, और निकालेंगे कैसे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। चेक कर लो, सेम ही तो है, बस यहाँ पर लिखने का तरीका खाली मीडियम का नाम लिख देना, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है वैक्यूम। बात समझ में आ गई इतनी। चलो दूसरा केस पढ़ते हैं बच्चों। तो सेकंड होता है हमारे लिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू another other than वैक्यूम। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है अदर देन वैक्यूम, वैक्यूम के अलावा, देन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नोन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और इसके लिए फॉर्मूला अब हम वही लिखेंगे जो हमने पहले लिखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 मीडियम 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 2 को निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ में आई। और यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें और समझ में आई, यहाँ से हमें एक तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है बच्चों, हाउ मच बेंडिंग हैपन्स, कितनी बेंडिंग होगी। तो बच्चों कितनी बेंडिंग होगी वो हमें कैसे पता चला, यहाँ पे हम छोटी सी चीज़ लिख देते हैं बेंडिंग के केस में, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, ग्रेटर द साइन वैल्यू, जितना हमारा एंगल ज़्यादा होगा, साइन का एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ग्रेटर द साइन वैल्यू मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितनी मेरी साइन वैल्यू ज़्यादा होगी, किसी भी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है लाइट, तो साइन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, साइन आई की, ठीक है, और साइन आर की, तो उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा ज़्यादा होगा। सीधी सी बात है बच्चों, जितनी साइन की वैल्यू ज़्यादा होगी मेरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा उतना ज़्यादा होगा। और जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा, बेंडिंग उतनी ज़्यादा होगी। मोर द बेंडिंग विल बी, ठीक है। तो साइन वैल्यू जितनी ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा बेंडिंग होगी। तो अब हम बेंडिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द
टर्म नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ब्रिज का काम करता है बेसिकली, जो हमें स्पीड ऑफ लाइट दोनों मीडियम्स के बारे में बता देता है कि दोनों मीडियम्स में लाइट की स्पीड की रेशो क्या है, एज वेल एज हमें बता देगा कि बेंडिंग कितनी ज़्यादा है कितनी कम है साइन वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये हमारे लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको ऐसे ही मत समझना, डीप में अगर हम इसको समझने बैठ जाएं तो बहुत वास्ट टर्म हो जाती है हमारे लिए, बट अभी हमें उतना डीप में नहीं जाना, हम शॉर्ट में समझ रहे हैं केवल कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेल्स अस द रेशो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर, ऑल्सो टेल्स अस द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया। ठीक है, चलो जी, और साइन वैल्यू जितनी ज़्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा बेंडिंग उतनी ज़्यादा। तो हाउ मच की भी बात हमने कर ली। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकलिटी, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। ठीक है, तो रेसिप्रोकल का लॉ क्या होता है और क्यों पढ़ रहे हैं हम, आइए समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल की। ठीक है, रेसिप्रोकल के लॉ को पढ़ने से पहले अगेन हम एक चीज़ पढ़ते हैं। अभी तक तो हमने देखा कि जब लाइट रेयर से डेंसर में होता है तो क्या होता है, और डेंसर से रेयर में जाती है तो भी। ठीक है, तो डेंसर से रेयर के केस को थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो ये मैं यहाँ पर बना दिया, लाइट रे ऐसे जाती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है ना, तो बेसिकली अब क्या होगा, ये मेरा नॉर्मल है, लाइट रे ऐसे जा रही है, क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर बैंड होगी, तो ये हमारी स्ट्रेट थी, थोड़ा सा दूर जाएगी इस तरीके से। इजंट इट, ये बात समझ में आ गई। अब मेरी ये वाली रे मेरी इंसिडेंट है, ये रे मेरी इंसिडेंट है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, इस हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, ये ध्यान रखना। ठीक, एरो देख लेना, वरना एरो मैंने कहाँ बनाई है, अब यहाँ से यहाँ जा रही है, ये तो हमें पता है बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। एक केस और लेते हैं, हम क्या करते हैं, अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, ऐसे जा रही है ये। ठीक है, तो ऐसे जाएगी, ठीक, ये मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, सीधी सी बात है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी तो इंक्रीज ही हुआ है मेरा, कौन सा डिक्रीज हुआ है, चेक कर लो। ठीक है, सेम इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे नहीं लिख रहा मैं, आप समझ सकते हैं। हम एक केस और देखते हैं बच्चे, लास्ट वन क्या होगा। अब क्या किया मैंने, इस एंगल पे लेट्स सपोज ये ऐसे गई तो ऐसे जाना था, बट ये ऐसे ना जाके ये ऐसे चली गई। तो अब बच्चों क्या हुआ, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंक्रीज किया थोड़ा, तो क्या हुआ, अब ये जो मेरी रिफ्रैक्टेड रे थी वो पैरेलल टू द मीडियम हो गई, मीडियम के पैरेलल चली गई। ठीक है, तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, इस एंगल को बोलते हैं हम क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आइए देखते हैं। क्रिटिकल एंगल, द एंगल at which light rays hit or light rays hit the medium and goes parallel to the medium। ठीक है, क्या होता है, लाइट रे एक मीडियम को हिट करने के बाद पैरेलल चली जाती है। ठीक है, अपने मीडियम के। अब एक चीज़ और समझो इसी के साथ साथ हम, ठीक है, एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, उसको बहुत ध्यान से समझ लेना। मैं अब इस क्रिटिकल एंगल से भी थोड़ा सा एंगल एक्सटेंड करने वाला हूँ। तो क्रिटिकल एंगल से और ज़्यादा एंगल एक्सटेंड कर दिया मैंने, अब कुछ इस तरीके से, मान लो ये हमारा नॉर्मल था, तो अब क्या होगा, अब तो ये इधर भी नहीं, पैरेलल भी नहीं जाएगा, ये कुछ ऐसे चला जाएगा, वापस ऐसे आएगा।
तो ये हमारा क्या था, ये क्या हुआ, अब ये क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखना आप कि क्या हुआ है। ये हमारी इंसिडेंट रे थी और ये तो अपने ही मीडियम में वापस आ गई, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या मैंने कोई मिरर लगाया है, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स कुछ लगाया है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट कर गई बच्चों, ठीक है। तो ये प्रोसेस, ये फिनोमिना हमारा क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या था, इसको हम अच्छे से थोड़ा सा समझ लेते हैं। व्हेन वी इंक्रीज द एंगल मोर देन द क्रिटिकल एंगल, मोर देन द क्रिटिकल एंगल, जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था उसको क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, द लाइट रेज बैंड्स even more and entering in its own medium, and entering in its own medium, ठीक है। that means light rays bands even more entering in its own medium means that is इसको हम और क्या लिख सकते हैं, द लाइट रेज completely रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है वो, ठीक है। एंड द प्रिंसिपल इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लिख देना, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज TIR, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये था बच्चों हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें क्या होता है, जब हम क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर देते हैं तब लाइट रे और ज़्यादा बैंड हो जाएगी, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाती है अपने ही सरफेस में, अपने ही मीडियम में, और अपने ही मीडियम में एंटर करती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ध्यान से देख लेना, रिफ्लेक्शन ही लिखा है मैंने, रिफ्लेक्शन नहीं है ये, ठीक। चलो जी, तो ये चीज़ें हमारे लिए जाननी जरूरी थी कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब एक लास्ट चीज़ जो हमारी बचती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले टॉपिक में, क्या मैंने आपको बताया था कि जो इंसिडेंट रे होती है वो इमर्जेंट रे के पैरेलल होती है, ठीक है। वो क्यों होती है, और ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल जो हम बेसिकली पढ़ने वाले थे, बट उससे पहले ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिन्हें हमें कवर करना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। उससे पहले प्लीज़ ये नोट कीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल क्या होता है देखते हैं। लेट्स सपोज मान के चलो कि लाइट जो है वाटर से गिलास में जा रही है, ठीक है। तो अभी हम लिखते हैं यहाँ पे, ये हमारा वाटर है, कोई मीडियम, ठीक है, और इससे लाइट कहाँ जा रही है, गिलास के अंदर पास कर रही है। तो लाइट रेज ऐसे जा रही है, ये हमारी नॉर्मल बैंड हो जाएगी इस तरीके से, क्योंकि रेयर से डेंसर है, टूवर्ड्स द नॉर्मली बैंड होगी, ठीक है। जहाँ पर हमें क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास क्या होगा, ये बता दो पहले। अगर हम वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें तो एब्सोल्यूट से निकाल सकते हैं हम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय
वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, और अगर हमें इसी का अपोजिट निकालना है तो मतलब अगर पहले तो हम गिलास का निकालते हैं, चलो। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। सिंपल, यही फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास। ठीक है, पढ़ लिया था ना हमने ये तो निकाल दो। अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, ऐसे नहीं लिखते ना, वही लिखते अपना बेसिक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास तो क्या करेंगे हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का निकाल रहे हैं ना हम तो ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम क्या करेंगे? ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये मुझे क्या वैल्यू देगा? ये मुझे क्या देगा? एन वाटर किसके इक्वल था? दिस अपॉन दिस। तो ध्यान से देख लो, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो वैक्यूम तो कट गया, वेलोसिटी ऑफ ग्लास, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर आ जाता है। ठीक है, चलो इस पॉइंट को भी छोड़ दो बेसिकली। तो सिंपल एक चीज़ मान के चलना, एक रिलेशन जो हमने यहाँ से निकाला, क्या? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर किसके इक्वल होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, और इसी का हम उल्टा करें तो अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास टू वाटर निकालूं तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिलास। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशो निकाल रहे हैं तो वेलोसिटी की रेशो क्या होगी? जिस मीडियम में रेशो है उसकी अपोजिट। एंड वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास की रेशो निकाली, वेलोसिटी ऑफ गिलास अपॉन वाटर। और जब हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकाला तो वेलोसिटी ऑफ वाटर टू गिलास। सिंपल है ना, हमें पता है, हमने इसी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही निकाल रहे हैं ये वैल्यूज। अब देखना एक चीज़, अब एक चीज़ बच्चों बहुत ध्यान से समझ लेना, लास्ट टॉपिक है क्योंकि हमारा फिलहाल, इसके बाद हमारा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ख़त्म हो जाएगा। तो लाइट रे ऐसे जाती है, ये हमारा बैंड होगा इस तरीके से, फिर हमने नॉर्मल ड्रॉ करी, फिर ये ऐसे गई। मैंने आपको बोला था कि इस एंगल को नाम दे दो, एंगल I1 बोल देते हैं, R1, इसको R2, इसको I2। ठीक है, मान लेते हैं, जस्ट नाम है, कुछ भी माने हम, E मान लेना अगर आपको I2 मानने में कोई दिक्कत है तो। अब हम करेंगे क्या बच्चों, ध्यान से देखो। सबसे पहले साइन I अपॉन साइन R क्या होगा? साइन I अपॉन साइन R1 क्या होगा बच्चों बताओ? ये होगा मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ठीक है, साइन I1 अपॉन साइन R1। ध्यान से देख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर निकाल रहे हैं हम। ठीक, तो ये किसके इक्वल होगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, सॉरी वाटर लिख रहा हूँ मैं, इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, यही बात हम यहाँ पे भी कर रहे थे ना कि अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाटर तो वेलोसिटी ऑफ वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ ग्लास करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकाल रहे हैं विद ग्लास तो वेलोसिटी ऑफ ग्लास इन लाइट इन ग्लास अपॉन वाटर करेंगे। तो ये बात हमने लिख दी। और सेकेंड R2 अपॉन I2 क्या होगा? साइन R2 अपॉन I2
ये किसके इक्वल होगा बच्चों, जल्दी बताओ। ये इक्वल होगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। इतनी बात समझ में आ गई हमें। तो ध्यान से देख लो, ये दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ये और ये क्वांटिटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये और ये, मतलब वेलोसिटी के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ ग्लास था, यहाँ ग्लास अपॉन एयर। दैट मीन्स ये भी रेसिप्रोकल होंगे एक दूसरे के। कर देते हैं यहाँ पे रेसिप्रोकल ही। हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल्स टू साइन R2 अपॉन साइन I2। ठीक है, सॉरी रेसिप्रोकल करना था ना, तो I2 अपॉन R2 इसके इक्वल होगा या नहीं होगा। सीधी सी बात है, जब ये वेलोसिटी के हिसाब से देख लो, ये दोनों टर्म्स रेसिप्रोकल हैं, तो मैंने इसको इसके रेसिप्रोकल के इक्वल कर दिया। अब R2 और R1 एंगल हमारे इक्वल है, R1 और R2 एंगल हमारे इक्वल है, अल्टरनेट एंगल होते हैं। ये एंगल और ये एंगल ध्यान से देख लो वही बने हैं, दो पैरेलल लाइंस के बीच में इन ट्रांसवर्सल लाइन है, तो दिस एंगल और दिस एंगल इन अल्टरनेट एंगल होते हैं। R1 और R2 इक्वल है, कैंसिल हो गए, क्या बचा साइन I1 इक्वल्स टू साइन I2, साइन से साइन कैंसिल हो गया, I1 इक्वल्स टू I2। और जब ये I1 एंगल I2 एंगल के इक्वल है, हैंस हम क्या बोल सकते हैं कि क्या बोलेंगे हम कि जो लाइट इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे है वो हमेशा पैरेलल होगी। दिस इज द डेरिवेशन फॉर दिस। ठीक, अब बच्चों हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा, हमने रिफ्रैक्शन में काफ़ी कुछ पढ़ा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्यों होता है, बेंडिंग कैसे होती है, कहाँ पर बेंडिंग ज़्यादा होगी, कहाँ पर बेंडिंग कम होगी, ईच एंड एवरीथिंग हमने पढ़ी। ठीक है, तो फाइनल कंक्लूजन हमने क्या निकाला कि जब लाइट एक मीडियम से ट्रैवल करती है और वापस सेम मीडियम में आएगी, एक जिस मीडियम में ट्रैवल कर रही है और वापस से सेम मीडियम में जब आएगी, उसके बीच में लाइट को कितने भी मीडियम मिल जाए, लाइट बैंड ज़रूर होगी उन मीडियम्स में, बट फाइनली जब अपने सेम मीडियम में आ जाएगी तो वो रेस हमेशा पैरेलल होगी, लाइट की स्पीड हमेशा सेम होगी एक मीडियम में। ठीक है, तो जो लाइट की स्पीड इस जगह चल रही थी वही लाइट की स्पीड इधर चल रही होगी, क्योंकि ये और ये हमेशा पैरेलल बनेगी। ठीक, एक मीडियम में लाइट कभी भी अपनी स्पीड चेंज नहीं करता, लाइट केवल और केवल बैंड होता है या उसकी स्पीड अगर चेंज होती है एक से दूसरे मीडियम में जाने में, और वो भी कब, जब वो ऑब्लिकली जाता है, जब वो ऑब्लिकली जाता है। तो यहाँ पर हमने बच्चों रिफ्रैक्शन ख़त्म किया अपना। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा रिफ्रैक्शन में, मतलब हमने ये ख़त्म कर लिया कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। अब हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंसेज में इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है बच्चों, हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे इन द स्फेरिकल लेंसेज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारे लिए। उससे पहले अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था जानना, और बहुत इसमें अगर कोई भी डाउट हुआ तो आगे की चीज़ों में मुझे और डाउट हो सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से रीड आउट कर लेना, बहुत अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद ही हमें आगे की चीज़ समझ में आ पाएंगी। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों लाइक ज़रूर कर देना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।